हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी प्रैक्टिकली। तो आज हम लोग जानने जा रहे हैं फाइनेंशियल इंजीनियरिंग क्या होता है। बेसिकली जानेंगे फाइनेंशियल इंजीनियरिंग के बारे में, टाइप्स के बारे में, फाइनेंशियल इंजीनियर एज अ डिग्री के बारे में, कोर्सेज के बारे में और क्या सैलरीज आपको मिल सकती है एज अ फाइनेंशियल इंजीनियर और आपको करना चाहिए कि नहीं, ये सब कुछ हम लोग जानने जा रहे हैं आज के वीडियो में। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो फाइनेंशियल इंजीनियरिंग क्या होता है सबसे पहले जानते हैं। तो फाइनेंस और इंजीनियरिंग दोनों कंबाइन करके बनता है फाइनेंशियल इंजीनियरिंग। तो फाइनेंस के अंदर आपको आ जाता है इकोनॉमिक्स और फाइनेंस, और इंजीनियरिंग के अंदर आ जाता है आपको मैथ्स और कंप्यूटर साइंस यानी कि कोडिंग। ये चारों चीजें मिला करके आपको कह लीजिए तो फाइनेंशियल इंजीनियरिंग बनता है। यानी कि फाइनेंशियल इंजीनियरिंग के अंदर कंप्यूटर साइंस, मैथ्स, इकोनॉमिक्स और फाइनेंस, ये सारी चीजें आती हैं और ये एक डिटेल्ड आपको कह लीजिए तो सब्जेक्ट है या कोर्स है, जो भी आप कहना चाहे, टॉपिक है, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत डिटेल एनालिसिस करके कुछ भी बताया जाता है। तो फाइनेंशियल इंजीनियरिंग का डेफिनेशन क्या कहता है ये जान लेते हैं। बाय डेफिनेशन फाइनेंशियल इंजीनियरिंग इज द यूज ऑफ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज टू कैलकुलेट द फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। यानी कि हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मूलाज को यूज करके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सुलझाने की कोशिश करते हैं इसके अंदर। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कौन सी हो गई यार, ये नहीं कि एक्स निकालो वाई निकालो या मेरा कितना इन्वेस्टमेंट कितना पैसा बढ़ेगा, ये नहीं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इससे भी बहुत ज्यादा बड़ी होती है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम यानी कि इकोनॉमी आगे कैसी जाएगी, बढ़ेगी घटेगी, उसके बाद क्या नए इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल्स हो सकते हैं, क्या नए स्ट्रैटेजीज हो सकते हैं, क्या नए इन्वेस्टमेंट टेक्निक्स हो सकते हैं, क्या चेंजेस लाने की जरूरत है, क्या नहीं जरूरत है। इतना कुछ है यार जानने को, और इतना कुछ ये लोग करते हैं ऐसा फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए विद द यूज ऑफ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज। तो ये होता है फाइनेंशियल इंजीनियरिंग कि इसके अंदर इतना डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन है वो लोग बता पाते हैं अपने फॉर्मूलाज को यूज करके, कंप्यूटर साइंस को यूज करके, और डिटेल में पढ़ के कि आगे क्या होने वाला है या क्या जरूरी है आगे। तो ये हम लोग फाइनेंशियल इंजीनियरिंग के नाम से इसको जानते हैं। अब फाइनेंशियल इंजीनियरिंग दो टाइप्स के होते हैं, पहला होता है डेरिवेटिव ट्रेडिंग और दूसरा होता है स्पेक्यूलेशंस। तो यहां पर डेरिवेटिव ट्रेडिंग मैं आपको बता ही चुका हूं बहुत सारे वीडियो में, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो ऊपर और नीचे लिंक पे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो डेरिवेटिव्स क्या होते हैं यार, तो डेरिवेटिव्स मैंने आपको बताया हुआ है, चार टाइप्स के होते हैं, ऑप्शंस, फ्यूचर्स, स्वैप्स और एक और। तो यहां पे क्या आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि डेरिवेटिव्स के ट्रेडिंग के बारे में फाइनेंशियल इंजीनियर्स ने एक्चुअली बताया था 90s और 80s के आसपास में। तो उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने ये लेकर के आया ताकि लोगों का रिस्क कम हो सके, उन्हें हेज करने में मदद हो, प्रॉफिट वो लोग ज्यादा बना सके। अब क्या होता है आपको तो मालूम होगा, डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग नहीं होता है तो मैं आपको बता ही देता हूं कि डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग क्या होता है, एक तरह से कि आपको हेज करने के लिए मदद करता है कि फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में आप इन्वेस्ट करते हैं, आप कोई भी एसेट का फ्यूचर्स या ऑप्शंस खरीदते हैं ताकि आपको फायदा हो सके बेसिकली लॉन्ग टर्म में। लेकिन ये लाया गया था फाइनेंशियल इंजीनियर्स के द्वारा रिस्क कम करने के लिए, लेकिन लोगों ने इसका प्रॉफिट मेकिंग स्कीम, मनी मेकिंग स्कीम बना लिया, और अब इसमें लगभग आप देखते ही होंगे इन्वेस्टमेंट किया जाता है रेगुलरली। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आपको बहुत सारे लोग आपको इंट्राडेली फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में बहुत ज्यादा बोलते हैं। और डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग केवल इतना ही नहीं होता है, डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग के अंदर आप कह लीजिए तो फाइनेंशियल इंजीनियरिंग ने आपको बहुत सारे ऐसे नए स्ट्रैटेजीज ला करके दिए जो कि पहले लोगों को मालूम भी नहीं थे, जैसे कि मैरिड पुट, फिर उसके बाद लॉन्ग स्ट्रेडल्स, बटरफ्लाई स्प्रेड्स, और भी ये सब जो आपको दिख रहे हैं, ये सारे एक्चुअली आप कह लीजिए तो फाइनेंशियल इंजीनियरिंग के मेथड्स के द्वारा लाए गए हैं, जिससे कि लोगों को बहुत फायदा होता है एक तरह से कह लीजिए अपने इन्वेस्टमेंट्स में, अपने इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल्स में, और उन्हें इन्वेस्ट करके ज्यादा प्रॉफिट्स मिल पाते हैं फाइनेंशियल इंजीनियरिंग के तहत। दूसरा होता है आपको स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन भी 90s के आसपास में फाइनेंशियल इंजीनियरिंग के द्वारा ही आपको इस तरह से कह लीजिए इजाद किया गया था। तो स्पेकुलेशन नॉर्मल भाषा में क्या होता है, स्पेकुलेशन यानी कि तुक्का मारना। हम लोग तो तुक्का मारते हैं कि आगे ये होगा, आगे इतना जाएगा एसेट, ये स्टॉक का रेट ऊपर जाएगा, इसका नीचे जाएगा, जीडीपी ऊपर जाएगा, जीडीपी नीचे जाएगा। हम लोग तो खाली स्पेकुलेट कर पाते हैं, हम लोग के पास कोई प्रूफ नहीं होता या कैलकुलेशन नहीं होता, हम लोग खाली ऐसे ही मुंह जबानी बोल देते हैं। लेकिन यहां पर फाइनेंशियल इंजीनियर द्वारा पूरा प्योर कैलकुलेशन बेस्ड स्पेकुलेशन होता है। वो भी स्पेकुलेशन 90% सही होता है, 10% केस होता है, चांसेस होता है कि वो उनका सही नहीं बैठता, लेकिन 90% स्पेकुलेशन उनका सही बैठता है। उन्होंने जो प्रेडिक्ट किया होता है वो सही हो जाता है कि जीडीपी इतनी ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, अगर ये एसेट आगे उठ सकता है, ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी फॉलो करके कोई भी इकोनॉमी आगे बढ़ सकती है, या कोई ऐसा मॉड्यूल, ये सारे फाइनेंशियल इंजीनियरिंग के द्वारा ही लाए जाते हैं। और बेसिकली स्पेकुलेशन यही सब बॉन्ड्स के जो रिस्क होता है यही सब को कम करने के लिए लाया गया था, लेकिन लोगों ने, जैसे मैंने आपको बताया कि लोगों ने इसको मनी मेकिंग स्कीम यूज कर लिया है और वो लोग अब इसको प्रॉफिट बनाने का जरिया समझते हैं। आपको कोई करने की जरूरत नहीं है, बहुत लफड़ा होता है इन सब चीजों में, मैं पहले बता दे रहा हूं।
अब एक और पॉइंट उठता है कि फाइनेंशियल इंजीनियरिंग का यूज कहां पर है। तो फाइनेंशियल इंजीनियरिंग को यूज करते हैं बेसिकली इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, फिर जो हेजिंग करना पसंद करते हैं, जो अपना प्रॉफिट बढ़ाना पसंद करते हैं, वो सब फाइनेंशियल इंजीनियरिंग को यूज करते हैं। और फाइनेंशियल इंजीनियर भी अगर बहुत ज्यादा हद तक जरूरत पड़े तो फाइनेंशियल इंजीनियर उस चीज के लिए बैठाया भी जाता है। बहुत सारे बैंक्स में आपको देखने को मिलेगा, इन्वेस्टमेंट बैंक्स में भी देखने को मिलेगा, जो हेजिंग करते हैं, जो मनी मेकिंग स्कीम्स को फॉलो करना पसंद करते हैं, वो सब अब ज्यादातर, पहले तो नहीं था यार, लेकिन अब सबको देखने लगा कि यार इस सब में ज्यादा ऑप्शंस है, इन सब में ज्यादा आपको कम रिस्क लेकर के ज्यादा प्रॉफिट मिल जाता है, तो लोग इस तरफ डाइवर्ट हो गए। लेकिन एक्चुअली ये इतना अच्छा भी नहीं है, मैं वाली बता देता हूं। तो ये सब होता है एक्चुअली फाइनेंशियल इंजीनियरिंग का यूज। अब फाइनेंशियल इंजीनियरिंग एज अ कोर्स क्या है? फाइनेंशियल इंजीनियरिंग एज अ कोर्स मैं आपको बता देता हूँ, आपको ऑनलाइन कोर्सेज है, फिर उसके अंदर आपको डिटेल में बहुत कुछ करना पड़ता है यार। ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है कि आप जैसे आप बीबीए, एमबीए, बीकॉम, एमकॉम कर लेते हैं वैसे ये भी हो जाता है, नहीं, थोड़ा सा दिक्कत है। आपको यहाँ पर कंप्यूटर साइंस यानी कि कोडिंग का नॉलेज, फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, मैथ्स, ये चारों फील्ड्स में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, तभी आप जाकर के फाइनेंशियल इंजीनियरिंग कर पाएंगे। नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इट्स लाइक अ बाउंस, आपके सर के ऊपर से जाएगा यार, और कुछ समझ में नहीं आ पाएगा। तो यही सब मैं आपको बताना चाह रहा था कि फाइनेंशियल इंजीनियरिंग का ये सब प्रोस्पेक्ट्स है, ये सब आगे फ्यूचर्स में हो भी सकता है। तो और साथ में जैसा गूगल पे मैंने सर्च कर लिया था, तो लगभग आपको $72,000 से लगभग उनका सैलरी शुरू होता है एनुअली, यानी कि लगभग कह लीजिए तो लगभग 3 लाख 4 लाख रुपए महीना। तो ये आपको दिख रहा है अभी बहुत अच्छा है, लेकिन एक्चुअली में आदमी बहुत मेहनत भी करता है उस चीज के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको 2 घंटे 3 घंटे का काम होता है, बहुत मेहनत है इन सब चीजों में, और बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन भी है, लगे रहना पड़ता है यार। ऐसा तो हर चीज में लगे रहना पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा इसमें डिटेल है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दो और शेयर भी कर दो अपने दोस्तों में, इससे मोटिवेशन तो मिलता ही है और साथ में आप लोगों का प्यार भी मुझे मिल पाता है। तो ये हो गया आपको फाइनेंशियल इंजीनियरिंग के कोर्स के बारे में। और साथ में अगर आप चाहें तो इसके ऑनलाइन में और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप कह लीजिए जो इन चारों फील्ड में जैसे मैंने आपको बताया था वो नॉलेज रखता है, वही ज्यादा इसमें आगे पढ़ सकता है और ज्यादा डिटेल अपना भी यहाँ गेन कर सकता है। नहीं तो आप बेसिकली और भी बहुत सारे फील्ड्स एक्सप्लोर करने को, वहां भी आपको इससे ज्यादा भी सैलरीज मिल सकती है, लेकिन यही है कि मेहनत तो सब जगह करनी है, चाहे यहाँ रहे चाहे वहां कोई भी फील्ड में हो। तो बस यही था आज के वीडियो में, आशा करता हूं कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अभी भी कोई डाउट हो, कोई मन में कंफ्यूजन हो, तो आप नीचे कमेंट करके या फिर मुझे अपने स्टडी प्रैक्टिकली इंस्टाग्राम हैंडल पे या फिर लिंक्डइन पे आप मुझे कमेंट करके या मुझे पर्सनल चैट करके मुझे अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपकी शिकायतें दूर कर सकूं, और नहीं तो नीचे कमेंट बॉक्स तो खुला हुआ है, आप कोई भी अपने सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक और शेयर करना मैं दोबारा बोल रहा हूं यार, बिल्कुल कर दीजिएगा, और कोई भी दिक्कत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स तो खुला हुआ है। तो मिलते हैं और कोई ऐसे इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मेरे साथ बोलते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम।